नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके इसके लिए हम लोग ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभ्यास सीरीज के नाम से प्रीलिम्स 2023 मई में ही आयोजित होने वाला है और दैनिक चर्चा के विषयों से प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसी का अंदाजा लगाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए ये सीरीज आप लोगों के लिए 5 प्रश्न ऐसे लेकर आती है जो दैनिक चर्चा से उठाए गए हैं। दैनिक चर्चा में जो विषय है वहां से, ताकि ये अंदाजा लग सके कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जो है एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी और इस प्रकार से एलिमिनेशन टेक्निक और गैस वर्क से आपकी जो एक्यूरेसी है एग्जाम में वो ज्यादा इंक्रीज होगी और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वहां पर आपके सही होंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न त्रिशूरपुरम उत्सव से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है, त्रिशूरपुरम उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये केरल में आयोजित एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। ये उस दिन मनाया जाता है जब स्टार साइन पुरम मलयालम महीने मैडम में होता है। पुरम में त्रिशूर और उसके आसपास 10 मंदिर हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति का एक पार्ट है। हिंदू त्योहार केरल में जो आयोजित होता है उससे पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन अभी काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ये करंट अफेयर्स में रहा है। 2 साल से इसका आयोजन कोविड की वजह से नहीं हो पाया था और इस बार काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है, तो इससे प्रश्न आने के चांसेस प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा है। तो इसके तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं कि त्रिशूरपुरम उत्सव के कैसे इसको आयोजित किया जाता है, उसमें कौन कौन सी जो है रिचुअल्स होते हैं। तो जो त्रिशूरपुरम उत्सव है ये केरल में आयोजित होता है अप्रैल मई के महीने में और इसमें क्या होता है कि जो 10 मंदिर होते हैं आसपास के, वो 10 मंदिर एक जगह पर इकट्ठा होकर वडक्कुनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि एक वार्षिक हिंदू त्योहार है और जब तारा चिन्ह पुरम होता है तब ये मलयालम महीने में अप्रैल मई में मनाया जाता है। यह त्योहार राजा राम वर्मा के दिमाग के उपज था, जो कोचीन के महाराजा थे। कोचीन केरल के जो महाराजा थे उनके दिमाग की उपज था, यानी उन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया, शुरुआत की। इन राजा को कौन से नाम से जाना जाता था? सक्तन थम्पुरन के नाम से ये प्रसिद्ध थे। पुरम आधिकारिक तौर पर कोटियट्टम से शुरू होता है, यानी जब ये त्योहार स्टार्ट होता है पहले दिन तो ध्वजारोहण समारोह होता है जिसे कोडियट्टम कहा जाता है। और इसमें जितने भी मंदिर जो हैं भाग लेते हैं, 10 मंदिर भाग लेते हैं, वो सभी वहां पर उपस्थित होते हैं और वो एक हाथी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी 10 हाथी आएंगे, यानी 10 मंदिर यहाँ पे भाग ले रहे हैं। यहाँ आसपास 10 मंदिर हैं जो यहाँ पे भाग लेते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी देवता हैं वो शहर के केंद्र में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं, जैसा कि हमने पहले जाना। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो यूज होते हैं? चेंडा, मद्दल दलम, एडक्का, थिमिला, कोम्बू। तो ये इस उत्सव की एक विशेषता है। अगर आपसे ये शब्द पूछ लिए जाए, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी प्रीलिम्स से आया था कि कुछ 3-4 शब्द यहाँ पर दे दिए थे और पूछा था कि बताइए कि ये क्या है। जैसा हो हल्बी कुई के बारे में पूछा था कि ये क्या है, तो वो क्या थी? ट्राइबल लैंग्वेज थी, यानी आदिवासी भाषा थी। तो वैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि एडिक्का, थिमिला, कोम्बू ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि केरल के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। तो ये जो त्योहार होता है, उत्सव होता है, इसका जो 7वां दिन होता है वो अंतिम दिन होता है, इसे पाकलपुरम के नाम से जाना जाता है।
ये एक हिंदू अनुष्ठान है, लेकिन केरल के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक उपभेदों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ, यानी और भी धर्म के लोग इसमें आके अपने आप को शामिल करते हैं। मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदाय राज्य की धर्मनिरपेक्षता को उजागर करते हुए विभिन्न तरीकों से त्योहार में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने त्रिशूल पूरम के बारे में जाना। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। यह क्वाड के सिद्धांतों के अनुरूप है। तो सागर इनिशिएटिव, सागर पहल के बारे में पूछा है। अभी इंडियन ओशियन जो रीजन है हमारा, हिंद महासागर जो क्षेत्र है, ये काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि यहाँ पर चीन अपना आधिपत्य बढ़ा रहा है। तो उस आधिपत्य को कम करने के लिए सागर इनिशिएटिव यहाँ पर लाया गया है, ताकि बाकी के जितने भी छोटे देश हैं वो चीन के आधिपत्य को कम कर सके। तो इसलिए ये एक समुद्री पहल है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो इस पे जरूर गोला बना ले प्रश्न, हमारा जो प्रश्न पत्र आता है उसमें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारा पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, सही नहीं है पूछा है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी केवल 2। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और सागर पहल के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सागर शब्द पीएम मोदी द्वारा 2015 में अपनी मॉरिशस की यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था को ध्यान देने के लिए गढ़ा गया था। मॉरिशस भी एक छोटा सा देश है हिंद महासागर के अंदर। तो पीएम मोदी जब वहां पर गए तब उन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता, समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। अतः कथन एक सही है। इसका लक्ष्य क्या है? विश्वास और पारदर्शिता का माहौल तलाशना, सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों का सम्मान, एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता, समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान और समुद्री सहयोग में वृद्धि, यानी ये सारी चीजें सारे देश एक तरीके से फॉलो करें। तो ये इस पहल के लक्ष्य हैं। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुरूप है, ना कि क्वाड के, क्योंकि क्वाड तो दूसरी एक अलग चीज है जहां पे अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये देश यहाँ पर साथ आए हैं और इसका हिंद महासागर में ही है, लेकिन इतने बाकी के देशों में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। सिर्फ 4 बड़े देश इसका हिस्सा हैं। लेकिन जो सागर इनिशिएटिव है, सागर पहल है, वो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों पर है। रिम यानी जो जो भी देश इस महासागर की बाउंड्री के अंदर है, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया। तो इसलिए हमारा कथन 2 गलत हुआ। चलिए हमारे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश G7 समूह के सदस्य हैं? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, जर्मनी। ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी। ब्रिटेन, थाईलैंड, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी। ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जॉर्जिया। तो इस तरीके का प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा गया था 2020 में। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से प्रश्न वापस पूछे जा सकते हैं कि जो बड़े अंतरराष्ट्रीय समूह है जैसे G7, G20, तो इनके सदस्यों के बारे में भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। अब ये विकल्प देखकर आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऐसे कैसे देशों को याद रखा जाए, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन, इसकी जो है उस पर जाएंगे, इसके फीचर्स पे जाएंगे, तो ये पता चलेगा कि जो G7 समूह है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं
उनका एक समूह है। तो उससे अगर आप इतना सा भी अंदाजा लगा लें कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वहीं पर बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तो उस तरीके से इसको गैस करना और याद करना बहुत इजी हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो अब अगर हम इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, गैस वर्क करें, एलिमिनेशन करें, तो सही विकल्प तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे हमें 4-5 देश दिए हैं: ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, जर्मनी। अब ये 4 देश तो बिल्कुल फिक्स हो गए कि हाँ ये बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, पर इंडोनेशिया एक छोटा देश है, तो इसे हम इस डेफिनेशन में फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे विकल्प की ओर जाएं तो ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, ये पांचों ही बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसे रख सकते हैं। ब्रिटेन, थाईलैंड, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे हो गए। ये लेकिन यहाँ पे ये अलग है, थाईलैंड फिर से छोटा देश है, तो इसे डिलीट कर देंगे। ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जॉर्जिया, जॉर्जिया भी यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो बड़ी अर्थव्यवस्था होने के चांस कम है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर विकल्प बी हो गया। तो हमने एलिमिनेशन टेक्निक से और एक डेफिनेशन याद करके हमारे विकल्प सी तक हम सही विकल्प बी तक यानी सही विकल्प तक पहुंच गए। तो इस तरीके से बिना रटे भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। G7 क्या है? 7 का समूह है। ये अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें ये देश शामिल है, जो हमने पहले ही जान लिया। इसके सदस्य दुनिया की सबसे बड़ी IMF उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं और सबसे धनी उदार लोकतंत्र हैं। 2020 तक सामूहिक समूह वैश्विक शुद्ध धन का 50% से थोड़ा अधिक था और 2022 के शुरुआत में जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता जो है वो संभाली है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रेट निकोबार द्वीप GNI परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर लागू होने वाली एक मेगा परियोजना है। ये कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर ग्रेट निकोबार को क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में पूछा है। तो चलिए इसकी व्याख्या में इसके बारे में और जानते हैं। जैसा कि इसमें नाम में लिखा हुआ है ग्रेट निकोबार, तो जरूर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लागू की जाने वाली एक मेगा योजना है, इसलिए कथन एक सही है। ये परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और द्वीप में 16,610 हेक्टेयर में 450 MVA गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र शामिल हैं। तो ये सारी परियोजनाएं इस के अंदर डेवलप की जाएंगी। एक टर्मिनल होगा, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक हवाई अड्डा होगा और टाउनशिप विकास होगी और गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक कारणों को जाने तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित बंदरगाह ग्रेट निकोबार को कार्गो और ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देगा, इसलिए कथन 2 सही है। ये कोलंबो से दक्षिण पश्चिम, पोर्ट क्लैंग मलेशिया, सिंगापुर से दक्षिण पूर्व में समान दूरी पर है। यानी जो बड़े बड़े बंदरगाह जैसे पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर में, तो ये उससे बहुत पास में है। पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर के भी करीब में है, जिसके माध्यम से दुनिया के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो इस प्रकार से भारत भी इन बंदरगाहों से जुड़ पाएगा और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है वो बन सकता है। चलिए हमारे आखिरी प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस उप प्रकार H5N1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हमसे पूछा है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। अभी H5N1 फिर से खबरों में है बर्ड फ्लू की वजह से, तो ये प्रश्न साइंस एंड टेक का है। सूचना
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। तो ये अभी साइंस एंड टेक के डिजीज के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए कोविड के बाद से, तो ये प्रश्न इसलिए प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो मनुष्य और अन्य प्रजातियों की बीमारी का कारण बन सकता है। H5N1 का एक पक्षी अनुकूलित तनाव H5N1 फ्लू का एक अत्यधिक रोगजनक प्रेरक एजेंट है जिसे आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में जाना जाता है। यह अभी तक मनुष्य के बीच कुशलता से प्रसारित नहीं होता है। तो हमसे पूछा है कौन से कथन सही हैं? तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इन्फ्लुएंजा ए वायरस के बारे में जानते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के बारे में H5N1 के बारे में पूछा है, ये तो एक कॉमन डिसीज है, लेकिन जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो बर्ड फ्लू है, वो इसका एक प्रकार है। तो इसीलिए अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ बर्ड फ्लू है, इंसानों में कैसे होगा, तो इंसानों में अभी कुशलता से प्रसारित तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं कि मानव से मानव में इसका संचरण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वायरस का एक उप प्रकार है जो मनुष्य एवं कई अन्य प्रजातियों में बीमारी का कारण बन सकता है। और जो H5N1 का एक पक्षी अनुकूलित स्ट्रेन है जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, ना कि बर्ड फ्लू ये बीमारी है। बर्ड फ्लू बीमारी एक इसका एक प्रकार है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का। और ये कहाँ पे ज्यादा पाया गया है? दक्षिण पूर्व एशिया में। और ये एशिया में सबसे पहले दिखा था और बाद में विश्व स्तर पर फैल रहा है। ये एक एवियन रोग माना जाता है और मानव से मानव संचरण के भी कुछ प्रमाण यहाँ पर है। वायरस को अनुबंधित करने के लिए जोखिम कारक संक्रमित कुक्कुट को संभालना है, लेकिन संक्रमित पक्षियों से मनुष्यों में वायरस का संचरण अक्षम माना गया है। अभी कुशलता से ये संचारित नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने विकल्प सी में देखा। इसलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसलिए इसको जोखिम को कम रखा है, यानी अभी बर्ड फ्लू का ह्यूमन ट्रांसमिशन जो मानव है उनमें ट्रांसमिशन अभी इसकी जोखिम को कम आकलित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने H5N1 के बारे में भी जाना। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आती है तो जरूर इसे वीडियो को लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के सहपाठियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अतुल IAS अकेडमी के वीडियो चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल IAS अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।